हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर 28 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम लोग इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले ऑनलाइन एग्जाम पेपर्स नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि आपने मेरे अभी तक सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पर मैं काफ़ी अच्छी वीडियोज़ को स्टोरी की वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ, तो उस चैनल पर भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चंस को करने के लिए इस पैसेज को पढ़ना है। तो आप लोगों के कमेंट के अनुसार मैं पहले क्वेश्चन आपको पैराग्राफ हिंदी में समझा देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस को करवाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। An individual in a state of well-being at one point of time may be pushed into distress by an event or situation. एक व्यक्ति जो एक समय पर खुशहाली की स्थिति में था, वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय पर, ठीक है, वेलबींग यानी कि खुशहाली की स्थिति, इन ए स्टेट ऑफ वेलबींग यानी कि एक खुशहाली की स्थिति में था। मे बी पुश्ड इनटू डिस्ट्रेस बाय एन इवेंट और सिचुएशन, किसी घटना या स्थिति के कारण संकट में पड़ सकता है, बट लेकिन मे बी एबल टू बाउंस बैक टू द स्टेट ऑफ वेलबींग अगेन, लेकिन फिर से खुशहाली की स्थिति में वापस आने में सक्षम हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, आफ्टर बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम ए पीयर ग्रुप, उदाहरण के लिए सहकर्मी समूह से अलग होने के बाद, ए चाइल्ड माइट इनिशियली फील लो एंड एक्सपीरियंस डिस्ट्रेस, एक बच्चा जो है शुरू में उदास महसूस करता है और परेशानी का भी अनुभव करता है। द चाइल्ड माइट नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज और इंटरेक्ट विद अदर्स। द चाइल्ड माइट नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, जो एक बच्चा है वो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और इंटरेक्ट विद अदर्स या दूसरों के साथ बातचीत करने में सक्षम ना हो, बट लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में बाउंस बैक, लेकिन समय के साथ क्या होता है, वह वापस लौट सकता है। एंड फाइंड वेज टू डील विद द प्रॉब्लम, और समस्या से निपटने के लिए तरीके ढूंढ सकता है, तरीके यानी कि वेज यानी कि तरीके ढूंढ सकता है। एंड गेट बैक टू डूइंग थिंग्स द चाइल्ड इंजॉयज, और वह काम करना शुरू कर सकता है जिसमें बच्चे को आनंद आता है। हाउएवर, हालांकि या फिर भी, यद्यपि, इफ़ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू फंक्शन फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, यदि बच्चा लंबे समय तक काम करने में सक्षम नहीं है, एंड कंटिन्यूज फीलिंग डिस्ट्रेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, और ज़्यादातर समय परेशान महसूस करता रहता है, इट मे बी इम्पॉर्टेंट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प टू रूल आउट एन इलनेस, तो बीमारी से बचने और समय पर मदद करने के लिए पेशेवर मदद लेना महत्वपूर्ण हो सकता है। एंड सीक टाइमली हेल्प, ठीक है, टाइम से मदद लेने के लिए। इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ इज़ टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ स्किल्स, भावनात्मक जो कल्याण है, इमोशनल जो वेलबींग है, भावनात्मक जो कल्याण है, और जो मेंटल हेल्थ है यानी कि मानसिक स्वास्थ्य है, इज़ टू डेवलप अवेयरनेस, उसका जो उद्देश्य है वो है मानसिक स्वास्थ्य कौशल के बारे में जागरूकता बढ़ाना या फिर विकसित करना। डेवलपिंग इमोशनल वेलबींग इन सेल्फ, स्वयं में भावनात्मक कल्याण विकसित करना। एंड फोस्टरिंग एंड सपोर्टिंग वन अनदर इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स, और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने में एक दूसरे को बढ़ावा देना। एंड एक्सेसिंग हेल्प व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी आवश्यकता हो। द एम्फेसाइज इज ऑल्सो ऑन बिल्डिंग अवेयरनेस अराउंड वेरियस इमोशंस, द
emphasize is also on building. 1 minute friends. जो है विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं हैं और जो अभिव्यक्तियां हैं उनमें जागरूकता अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए एंड अराउंड वेरियस इमोशंस, विभिन्न प्रकार के इमोशंस के लिए, अपनी और अपने साथियों की व्यक्तिगत शक्तियों के लिए, आइडेंटिफाई देयर ओन एंड देयर पियर्स पर्सनल स्ट्रेंथ एंड स्किल्स टू रीच आउट फॉर हेल्प, अपने साथियों की व्यक्तिगत शक्तियों और कौशल को पहचान करने पर भी है। इफ़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मदद कर सके या फिर पहुंच सके। आगे है द नॉलेज अबाउट मेंटल हेल्थ हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, वो पहचानने में मदद करता है किसे, एंड यूजिंग देयर स्टैंड टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। क्या करता है फ्रेंड्स, जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान है वो तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए उनकी शक्तियों को पहचानने में और उनका उपयोग करने में मदद करता है। आफ्टर ऑल इमोशंस आर ए पार्ट ऑफ लाइफ, आखिरकार जो भावनाएं हैं वो जीवन का ही हिस्सा हैं। बिकमिंग aware of our emotions and labeling them is the first step in managing challenging emotions. अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना, इमोशंस becoming aware of our emotions, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना, एंड लेबलिंग them in the first step, और उन्हें लेबल करना यानी कि उनको एक तरीके से लेवल में लेके आना। इन मैनेजिंग चैलेंजिंग इमोशंस क्या है, चुनौतीपूर्ण भावनाओं को प्रतिबंधित करने में पहला कदम है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है, पहला कदम है। इमोशंस आर नाइदर गुड नॉर बैड, जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो ना तो अच्छी होती हैं और ना ही बुरी होती हैं, बट हाउ दे आर एक्सप्रेस्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्या होता है, उन्हें कैसे व्यक्त किया जाता है यह अधिक महत्वपूर्ण होता है। डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ इमोशंस यानी कि भावनाओं के प्रति जो जागरूकता विकसित करना है, इज ए स्किल, वह क्या है, एक कौशल है। विट्स ओवर टाइम, जो समय के साथ विकसित होता है, एंड नीड टू बी प्रैक्टिस्ड, और जिसे अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स ये पैराग्राफ था इंग्लिश का, तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द फ्रेजल वर्ब बाउंस बैक इन पारा 1 मीन्स, यहाँ पर बाउंस बैक का मीन्स पूछा गया है। जो फ्रेजल वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है पैराग्राफ में, बाउंस बैक, इसका मीन्स क्या है, तो इसका मीन्स है रिकवर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 2, द अंडरलाइन वर्ड इन द एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प मीन्स, तो यहाँ पर सीक मीन्स पूछा गया है। नंबर 1 है सर्च फॉर, 2 असिस्ट इन, 3 आइडेंटिफाई फ्रॉम, 4 कंटिन्यू, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सर्च फॉर। सीक का मतलब है सर्च फॉर यानी कि ढूंढना। ठीक है, नेक्स्ट है ढूंढना यानी कि सर्च करना किसी भी चीज़ को। द वर्ड इनिशियली इन पारा 1 इज ए या एन, जो इनिशियली है वो क्या है फ्रेंड्स पारा में, कंजक्शन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, तो ये यहाँ पर एक एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इन पारा 2 डज नॉट मीन ग्रूमिंग और न्यूट्रिंग, ग्रूमिंग और न्यूट्रिंग, विच वर्ड इन पारा 2 के किस वर्ड का जो मतलब है वो ग्रूमिंग और न्यूट्रिंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एसेसिंग। एसेसिंग का जो मीन है वो ग्रूमिंग और न्यूट्रिंग नहीं निकलता है। न्यूट्रिंग और ग्रूमिंग मीन्स होता है फॉरेस्टिंग या फिर डेवलपिंग या सपोर्टिंग, मतलब किसी को सपोर्ट करना या फिर विकसित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू द राइटर ए चाइल्ड नीड्स टू सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ़, राइटर के अनुसार एक बच्चे को ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है टू सीक प्रोफेशनल हेल्प को ढूंढने की, सर्च करने की, तो यदि द चाइल्ड इज अनेबल टू फंक्शन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इफ़ द चाइल्ड इज अनेबल टू फंक्शन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द राइटर ट्राइंग टू कॉन्वे इन दिस पैसेज, इस पैसेज में जो राइटर है वो क्या कॉन्वे करने की कोशिश कर रहा है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ। किस चीज़ को कॉन्वे कर रहा है राइटर? इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल वेलबींग, यानी कि जो हमारे इमोशंस हैं, अच्छी भावनाएं हैं उनको, और मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की महत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द चाइल्ड कंटिन्यूज फीलिंग डिस्ट्रेस इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड मीन। फीलिंग डिस्ट्रेस, यहाँ पर जो वर्ड आया है इसके नीचे अंडरलाइन है तो इसका मीन्स पूछा गया है। तो फीलिंग डिस्ट्रेस का मीन्स हो जाएगा फ्रेंड्स एक्सपीरियंसिंग एंग्विश। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्न कथनों को पढ़िए। पहला है ए, हैविंग अवेयरनेस ऑफ वेरियस इमोशंस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर वंस इमोशनल वेलबींग। हैविंग अवेयरनेस, जो जागरूकता है, ऑफ वेरियस इमोशंस, विभिन्न प्रकार की भावनाओं की, इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, फॉर वंस इमोशनल वेलबींग, किसी की इमोशनल वेलबींग के लिए। तो ए वाला जो है हमारा वो फ्रेंड्स करेक्ट है। बी है, इमोशंस आर आइदर गुड और बैड, जो भावनाएं हैं वो या तो अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं। तो बी वाला जो है वो गलत है। सी है, इमोशंस कैन बी मैनेज्ड ओवर टाइम बाय प्रैक्टिस, जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उनको प्रैक्टिस के द्वारा मैनेज किया जा सकता है, अभ्यास द्वारा क्या किया जा सकता है, उन्हें विकसित किया जा सकता है। तो हमारा सी वाला भी सही है। तो ए और सी हमारा सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। पीपल माई एज डिसलाइक डूइंग पीपल माई एज डिसलाइक डूइंग साइंस एट हाई स्कूल। मेरी उम्र के जो लोग हैं वो हाई स्कूल में विज्ञान पढ़ना पसंद नहीं करते। आई गो टू वन वेयर साइंस सब्जेक्ट्स आर पॉपुलर। मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ जो विज्ञान सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो पॉपुलर है यानी कि प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। वी फ्रिक्वेंटली हैव स्पेशल साइंस डेज। हमारे पास अक्सर विशेष विज्ञान दिवस होते हैं, विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर हेडमास्टर एंड टीचर्स। जो हमारे जो प्रधानाध्यापक हैं, हेडमास्टर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ऑन दिस डेज, इन दिनों, पीपल वर्किंग इन साइंस आर इन्वाइटेड टू डिस्कस अबाउट देयर जॉब्स। इन दिनों विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनको अपनी नौकरी के बारे में चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऑन द लास्ट साइंस डे, पिछले विज्ञान दिवस पर, वी हैड नो आइडिया व्हाट वाज प्लान्ड। हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या योजना बनाई गई थी। ए रियल वर्किंग रोबोट केम टू स्पेंड द डे विद अस। क्या योजना बनाई गई थी यह हमें अंदाज़ा नहीं था। एक वास्तविक कामकाजी जो रोबोट था वो हमारे साथ दिन बिताने आया था। इट वाज फैंटेस्टिक। यह जो था ये बहुत ही फैंटेस्टिक था, शानदार था। द रोबोट्स नेम वाज गिज्मो। और जो रोबोट का नाम था वो था गिज्मो। वी वर टोल्ड, हमें बताया गया था, ही वाज द मोस्ट एडवांस रोबोट इन द वर्ल्ड, कि वह जो है वो दुनिया का सबसे उन्नत रोबोट है। वी क्विकली रियलाइज्ड ही वाज नो ऑर्डिनरी मशीन। हमें तुरंत से यह एहसास हो गया बहुत जल्दी ही कि वह जो है वो कोई साधारण मशीन नहीं है। ऑर्डिनरी मशीन यानी कि साधारण मशीन। ही कुड डू अमेजिंग थिंग्स लाइक वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स। वह सीढ़ियों से ऊपर नीचे चलना, हाथ हिलाना, यहाँ तक कि जो बेविंग एंड इवन डांसिंग टू रॉक म्यूजिक, यहाँ तक कि क्या कर रहा था, रॉक संगीत पर नृत्य करना जैसे अद्भुत काम कर सकता था। ही वाज अबाउट द सेम साइज एज अस। और उसका जो साइज़ था वो कैसा था, वो लगभग हमारे जैसा ही था, उसका आकार हम लोगों के जैसा ही था। विथ लॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स। उसके लंबे हाथ थे, पैर थे लंबे, बट अपार्ट फ्रॉम डैट नॉट एट सिमिलर टू ए रियल पर्सन। लेकिन इसके अलावा वह बिल्कुल भी वास्तविक इंसान नहीं लग रहा था, वास्तविक जैसा व्यक्ति जैसा नहीं था। ही हैड ए हेलमेट लाइक ए स्पेसमैन्स। उसके चेहरे की जगह पर क्या था, एक अंतरिक्ष यात्री जैसा हेलमेट था। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग टू कम फेस टू फेस विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नवीनतम तकनीक से रूबरू होना बहुत रोमांचक था।
आगे है सेकंड पैराग्राफ, द कंपनी that Gizmo belongs to said it actually took them 20 years to make him। गिज्मो जिस कंपनी से संबंधित था उसने कहा कि वास्तव में उसे बनाने में उन्हें लगभग 20 साल लग गए। कितने ईयर लग गए? 20 साल। किसको बनाने में? गिज्मो को। बट दे थिंक डैट विद इन अनदर 20 ईयर्स, लेकिन उनका मानना था कि अगले 20 वर्षों के भीतर ही विल बी ए कॉमन साइट इन होम्स, वह घरों में आम दिखाई देने लगेगा। एवरीवन लाइक्ड द वे गिज्मो बिहेव्ड, गिज्मो के व्यवहार का तरीका सभी को पसंद आया। एज ही ऑलवेज सेड प्लीज एंड थैंक यू, क्योंकि वह हमेशा कृपया और धन्यवाद कहता था। एंड इवन फेस्ड ओवर ड्रिंक्स एंड स्नैक्स, और यहाँ तक कि हमारे जो पेय पदार्थ थे, पीने की चीज़ें थी और स्नैक्स थे, उन्हें भी लाता था। द फनी थिंग अबाउट गिज्मो वाज डैट ही कुड डू मैनी थिंग्स, और जो फ़नी चीज़ थी, जो मज़ेदार बात थी गिज्मो के बारे में, वो यह थी कि वह बहुत कुछ कर सकता था। बट व्हेन वी ट्राई टू मेक कन्वर्सेशन, लेकिन जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, ही डिड नॉट से एनीथिंग, तो उसने कुछ नहीं कहा। द कंपनी डैट डेवलप्ड द रोबोट होप्स डैट, जो कंपनी थी जिसने रोबोट को विकसित किया था, बनाया था, डैट दे कैन मेक वन डैट विल डू कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स लाइक हैविंग डिस्कशंस वन डे। उसे यह उम्मीद थी, होप थी, उसे यह उम्मीद थी कि जो वे एक ऐसा रोबोट बना सकते हैं जो एक दिन चर्चा करने जैसे जटिल काम कर सकता है, डिस्कस करने वाले काम कर सकता है। द डे विद गिज्मो वाज ए सक्सेस, गिज्मो के साथ जो दिन था वो बहुत अच्छा रहा, सफल रहा। मैनी ऑफ अस नाउ वांट टू गो इनटू कैरियर्स इन साइंस, हम में से अब बहुत से लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। विच वाज जस्ट द रिजल्ट आवर हेडमास्टर वांटेड, जो कि हमारे प्रधानाध्यापक चाहते थे। ही सेड, उन्होंने कहा, डे हैड बीन वर्थ एंड द हार्ड वर्क, उन्होंने क्या कहा कि दिन जो है वो कड़ी मेहनत के लायक था। फ्रेंड्स, ये था छोटा सा पैराग्राफ। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा सा हार्ड था लेकिन अच्छा था। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर वाज फैंटास्टिक एट स्कूल वन डे, एक दिन जो लेखक के अनुसार जो एक दिन था स्कूल में वो क्या शानदार था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, द विजिट ऑफ ए रियल वर्किंग रोबोट, एक वास्तविक कार्यशील रोबोट का दौरा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच वाज सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये नहीं है। द कंपनी डैट मेड गिज्मो बिलीव्स डैट, जो कंपनी थी जिसने गिज्मो को बनाया था वह विश्वास करती थी। क्या विश्वास कर रही थी? उसको क्या विश्वास था? उसको विश्वास था कि गिज्मो विल बी ए कॉमन हाउस होल्ड आइटम इवेंचुअली, जो गिज्मो है वो एक कॉमन हाउस होल्ड यानी कि एक साधारण सा काम आने वाला बन जाएगा इवेंचुअली। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड इन पैरा 1 मीन्स स्टैंडर्ड यूजुअल, तो यहाँ पर यूजुअल और स्टैंडर्ड में किसका मीन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑर्डिनरी यानी कि साधारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इन पैरा 1 ही वाज अबाउट द सेम साइज एज अस, वह हमारे आकार के समान ही था, बिल्कुल हमारे आकार जैसा था। तो यहाँ पर जो सेम वर्ड आया है जिसके नीचे अंडरलाइन है वो एक है प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजक्शन या एडवर्ब। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एडजेक्टिव। ठीक है, सेम साइज, समान आकार का, तो यहाँ पर समान जो आया वो एक एडजेक्टिव के एक विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विद इन अनदर 20 ईयर्स ही विल बी ए कॉमन साइट, आने वाले 20 वर्षों में वह एक कॉमन साइट हो जाएगा, एक साधारण इंसान की तरह हो जाएगा, एक साधारण कार्य करने वाला हो जाएगा। द वर्ड विद इन इज ए एन, तो यहाँ पर जो विद इन वर्ड आया है वो एक यहाँ पर आर्टिकल के रूप में आया है, एडजेक्टिव के, प्रीपोजिशन के, एडवर्ब के। तो ये यहाँ पर आया है एक प्रीपोजिशन के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट वाज द वन थिंग दैट रोबोट गिज्मो कुड नॉट डू विच अदर चिल्ड्रन कुड। व्हाट वाज द वन थिंग, कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जो गिज्मो रोबोट नहीं कर सकता था, विच अदर चिल्ड्रन कुड, जो चिल्ड्रन थे वो कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वॉक अप एंड डाउन द स्टेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन क्या नहीं कर सकता था, सॉरी फ्रेंड्स, वॉक अप भी कर सकता था, डाउन भी कर सकता था, वो किसमें क्या नहीं कर सकता, मेक कन्वर्सेशन विद अदर्स, दूसरों से बातचीत नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। जो कथन है उनको ध्यान से पढ़िए। पहला है ए, द साइंस डे एट हाई स्कूल वाज ए सक्सेस। जो साइंस डे था हाई स्कूल में वो सक्सेस रहा, तो ए वाला जो है हमारा वो सही हो जाएगा। दूसरा है बी, मैनी स्टूडेंट्स वांटेड टू परस्यू कैरियर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कई सारे स्टूडेंट्स थे जो चाहते थे अपना करियर बनाना साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो बी वाला भी सही हो जाएगा। सी है, द हेडमास्टर फेल्ट दैट द एफर्ट मेड वाज नॉट वर्थ इट। जो हेडमास्टर थे वो उन्होंने महसूस किया जो एफर्ट था वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं गया, तो सी वाला जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन लैंग्वेज डेवलपमेंट द वर्ड्स एंड वर्ड कॉम्बिनेशंस दैट चिल्ड्रन यूज इज नोन एज। लैंग्वेज डेवलपमेंट में शिक्षा के विकास, भाषा के विकास में जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं और शब्दों का जो कॉम्बिनेशन है वो जो चिल्ड्रन यूज करते हैं, बच्चे यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो जाना जाता है। नंबर 1 फोनेम नाम से, 2 रिसेप्शन, 3 प्रोडक्शन, 4 कॉम्प्रीहेंशन। तो यह जाना जाता है प्रोडक्शन के नाम से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोडक्शन के रूप में इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, the component of language concerned with understanding the meaning of words and word combination is known as। language concerned का जो component है with understanding समझने के साथ the meaning of वर्ड्स के मीनिंग्स को एंड वर्ड कॉम्बिनेशंस को वह जाना जाता है, तो वह जाना जाता है फ्रेंड्स सेमेनेटिक्स के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, The language dash device permits children as soon as they have acquired sufficient vocabulary to combine words into grammatically consistent utterances and to understand the meaning of sentences they hear। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक्विजिशन। द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो परमिट्स चिल्ड्रन, वह बच्चों को परमिट करती है सुन जल्द से जल्द दे हैव एक्वायर्ड सफिशिएंट वोकेबलरी, कि वे सफिशिएंट वोकेबलरी को, पर्याप्त मात्रा में वोकेबलरी को एक्वायर कर सकें, प्राप्त कर सकें, सीख सकें। टू कॉम्बाइन वर्ड्स को कॉम्बाइन करने में इंटू ग्रामेटिकली कॉन्सिस्टेंस अटेंस एंड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेज दे हेयर, और जो सेंटेंस वो सुनते हैं उनको समझ सकें। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो उद्देश्य है लैंग्वेज लर्निंग में वो क्या है, तो वो है फ्रेंड्स नो द गैप्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लिटरेसी डेवलपमेंट रिफर्स टू। इन अर्ली चाइल्डहुड बचपन में ही, यानी कि बचपन के प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा का विकास है, और जो लिटरेसी डेवलपमेंट है और जो हमारा लिटरेचर का डेवलपमेंट है, साहित्य का विकास है, वह रिफ़र करता है टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स विथ विच कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इन्वॉल्व systematic presentation and practice of carefully selected and graded grammatical construction of the target language in effective and meaningful situations। which of the following approach, निम्न में से कौन सा जो अप्रोच है इन्वॉल्व करता है, शामिल होता है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन में, एंड प्रैक्टिस ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड, और केयरफुली रूप से सिलेक्ट करता है, एंड ग्रेडेड ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन, और ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन को ग्रेड करता है, ऑफ द टारगेट लैंग्वेज को टारगेट करने के लिए, इन इफेक्टिव
एंड मीनिंगफुल सिचुएशंस, प्रभावी और मीनिंगफुल सिचुएशंस में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रक्चरल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए टीचर आस्क्स लर्नर्स टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन द टॉपिक पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन। हेयर ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स, यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग का मीन्स पूछा गया है। जो टीचर है लर्नर्स को टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन द टॉपिक, टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करने को कह रहे हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का यहाँ पर मीन्स क्या है? तो यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग का मीन है नोटिंग डाउन पॉइंट्स परटेनिंग टू ए टॉपिक रैंडमली। जो भी उन्हें टॉपिक दिया गया है रैंडमली उसके जो पॉइंट्स हैं उसको नोटिंग करने के लिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अमन यूजेस फुल स्टॉप्स एंड कैपिटल लेटर्स एंड इज अवेयर ऑफ अदर पंक्चुएशन मार्क्स वाइल राइटिंग। हेयर अमन इज फोकसिंग ऑन, जो अमन है वह यूज करता है फुल स्टॉप को, कैपिटल लेटर्स को, और जो पंक्चुएशन अदर पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनके बारे में भी वह जागरूक है वाइल राइटिंग, जब वह लिखता है। तो हेयर अमन इज फोकसिंग, तो जो अमन है वो फोकस कर रहा है किस पर कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इंटरेक्टिव लिसनिंग इज, इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या है फ्रेंड्स? तो इंटरेक्टिव लिसनिंग है लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग, यानी कि सुनना और रेस्पॉन्स करना, सुनना और उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा 1 मिनट। ए स्टूडेंट वाइल रीडिंग ए स्टोरी, एक स्टूडेंट वाइल रीडिंग ए स्टोरी, एक स्टोरी पढ़ने के दौरान, पढ़ते समय फाइंड सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्द पढ़ता है, प्राप्त करता है, देखता है, एंड इज़ नॉट अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, और वह उन शब्दों के अर्थों को नहीं जानता है, उनसे जागरूक नहीं है। ही शुड, तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे करना चाहिए गैस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के जो मीनिंग वर्ड हैं उनके मीनिंग को गैस करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? तो यह एक प्रोसेस ओरिएंटेड है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लैंग्वेज डेवलप्स मेनली थ्रू इट्स पर्पसफुल यूज। जो भाषा विकास है वो किसके द्वारा मेनली जो होता है वो होता है मेनली इसके यूज के द्वारा, यानी कि जब इसका उपयोग है उसके उद्देश्य के द्वारा जो है लैंग्वेज का विकास होता है। ये जो है ये लैंग्वेज लर्निंग के बारे में सही है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। वेन चिल्ड्रन आर अराउंड 2 years ओल्ड, जब बच्चे 2 साल का होता है, दे बिगिन टू कम्बाइन 2 वर्ड फ्रेजेज, तो वह लगभग 2 शब्दों को बोलना फ्रेज करना सीख जाता है, शुरू कर देता है। फोकसिंग ऑन कॉन्टेंट वर्ड वाइल लीविंग आउट लेस इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दीज 2 वर्ड्स अट्रेंस आर कॉल्ड, तो वह ये जो 2 शब्दों के शब्दों वाले वाक्य को पढ़ना सूख जाता है तो क्या कहलाता है? नंबर 1 कूइंग, 2 बैबलिंग, 3 टेलीग्राफिंग स्पीच, 4 ओवर जनरलाइजेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेलीग्राफिंग स्पीच कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ए टीचर फाइंड्स दैट सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटीज और टास्क एंड गेट टू द चांस टू डू इट, द लर्निंग स्टाइल इज। जो टीचर है वो फाइंड्स यह प्राप्त करता है, ये जानता है, पाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली, बहुत अच्छे रूप से समझ गए हैं, बहुत क्लियरली रूप से, स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट। तो व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटीज़, यदि उन्हें किसी एक्टिविटीज़ में, क्रियाकलाप में इन्वॉल्व किया जाए, शामिल कर दिया जाए, या फिर टास्क में शामिल कर दिया, एंड गेट द चांस टू डू इट, और उन्हें अवसर दिया जाए ऐसा करने का, तो देयर लर्निंग स्टाइल इज, तो उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो है ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक या फिर एस्थेटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काइनेस्थेटिक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच अप्रोच मेथड इंगेजेस स्टूडेंट्स इन द एक्टिविटीज राउंड रियल वर्ल्ड टास्क टू प्रमोट लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कम्युनिकेटिव अप्रोच। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो स्टूडेंट्स को इंगेज करता है एक्टिविटीज़ में अराउंड रियल वर्ल्ड टास्क टू प्रमोट लैंग्वेज एक्विजिशंस।
फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।